कर लेना है। नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले दर्शकों स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक भाई राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबको जय सिया राम। जी, व्यालोक भाई 1978, हालांकि तब मैं कम से कम इतना याद करने लायक नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और खुद को इतना बूढ़ा भी नहीं साबित करूंगा, लेकिन बचपने से जब थोड़ी बहुत भी राजनीतिक चेतना वाले परिवार में बात होती थी, तो ये जाना गया कि 1978 में जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और उपचुनाव जब हुए चिकमगलूर के, तो इंदिरा गांधी ने अपने लिए सुरक्षित सीट चुनते हुए चिकमगलूर गई, कर्नाटका के, और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव उनके लिए बहुत शुभ साबित हुआ, उपचुनाव जीतना, और उसके बाद फिर उन्होंने जनता पार्टी को हटा के और वापस कांग्रेस आई की सत्ता बना ली। लेकिन उसमें एक नारा लगा था और उस नारे को कांग्रेसी बहुत चाव से बताते रहे। उस नारे का जिक्र दर्शकों यहाँ करना चाहूंगा। उस समय नारा ये लगा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। तो इस नारे के बाद मुझे याद आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में बोला गया वो ताल ठोक के कि एक अकेला सब पर भारी। उसके बाद कांग्रेसियों की जो बिलबिलाहट थी, मैंने उसी समय तब के ट्विटर और आज के एक्स पे याद दिलाया था कि भाई साहब, एक शेरनी 100 लंगूर का नारा भी इसी देश में लगा था और उसको वीरता और कांग्रेसी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता था, चुनावी उपलब्धि। लेकिन ये बात मैं आज इसलिए व्यालोक भाई कर रहा हूं आपसे कि एक बार फिर कांग्रेस साउथ और नॉर्थ, दक्षिण और उत्तर में बंटवारा करते हुए दिख रही है, और इस बार उसके जहरीले पार्टनर हमेशा की तरह जो है वो डीएमके है, स्टालिन है। और स्टालिन तो अपने पिता से भी एक कदम आगे हैं, हालांकि उनका बेटा उनसे भी 2 कदम आगे है, जो सनातन के सर्वनाश की बात करता है, जो दुनिया भर की जहरीली बातें करता है सनातन के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जब 3 राज्यों में बड़ी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी व्यालोक में, तो संसद के इस सत्र में डीएमके के सांसद ने क्या कुछ बोला सनातन के लिए, और खास तौर से हिंदी पट्टी के लिए, गोबर पट्टी, दिस पट्टी, दैट पट्टी। राहुल गांधी भी जब अमेठी से हारे, तो उन्होंने भी अपना ठिकाना कहां बनाया? साउथ के वायनाड में बनाया। भारत सनातन की दृष्टि से जब बात करता है तो पूरी संपूर्ण संप्रभुता की बात करता है, क्या दक्षिण क्या उत्तर। लेकिन कांग्रेस क्या अपनी हिंदी पट्टी में खींच या लगातार चुनावी पराजय के बाद इस स्थिति में आ गई है कि वो नॉर्थ साउथ जैसा जहरीला बंटवारा करे? वो कांग्रेस जिसने 1947 में कायदे से मजहब के आधार पर एक बंटवारे को क्रिएट किया, अंजाम दिया, और उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये क्या है? ये परंपरा कहां से आती है? क्या इंदिरा से ये परंपरा शुरू होती है, राहुल गांधी से शुरू होती है, और 2024 के मुहाने पर जब कांग्रेस खड़ी है, तो एक बार फिर नॉर्थ साउथ का जहर क्यों बोया जा रहा है? धन्यवाद अवनीश भाई, आपने अपनी जो बात कही है उसमें अमूमन सारी बातें कह दी हैं, लेकिन मुझे उसमें 3 बातें समझ में आई हैं। पहला कि इंदिरा से आया है, ऐसा कतई नहीं है। इंदिरा से नहीं, ये परंपरा पुरानी है। जब इंदिरा कांग्रेस से भी पहले, ये जो दावा करते हैं ना कि 150 साल पुरानी या ग्रैंड ओल्ड पार्टी, इसे बनाने वाला जो था वो भी विदेशी, और वो भी कौन था उसके बारे में इतिहास, अब तो गूगल है तो उसके बारे में इतिहास पढ़ लें हमारे दर्शक श्रोता, तो वो जान लेंगे उस समय से वो हुआ है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता था कि कांग्रेस को अंग्रेज सेफ्टी वॉल्व कहते थे, क्यों? और जिस अंग्रेज अधिकारी ने, रिटायर्ड अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो भला भारत की स्वतंत्रता क्यों चाहेगा? और यूपीएससी में ये क्वेश्चन अभी हाल तक आता होगा या क्यों? तो जो कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थी ब्रिटिशर्स के लिए, वह भारत की संप्रन्नता, संप्रभुता या प्रगति क्यों चाहेगी? इसलिए ये बहुत पुरानी बात है। दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में हार रही है।
माने कहीं और जीती है क्या? तेलंगाना में अगर बीआरएस के हारने से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रचंड जीत हो गई है और क्या-क्या, और राहुल विशुधर के नाम पर सारे नाच रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं है, केरल में कांग्रेस नहीं है, तो कहाँ है कांग्रेस? ये कांग्रेसी क्यों खुश हो रहे हैं? और एक हिंदी पट्टी में आप गलती से जीत गए तो आपने कहा कि हमने हिमाचल में पूरा जोर लगा दिया, हमने हिमाचल में ये कर दिया। कांग्रेस कहीं नहीं है। हाँ, उसका विष जरूर है और उसका विष लगातार फैल रहा है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये कुपड़ और बेपढ़ और अनपढ़ जाहिल हैं जो कहते हैं कि सनातन दक्षिण में कमजोर है। सनातन तो दक्षिण तो सनातन का गढ़ है भैया। और भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। जब मुगलों का शासन था, जब हम गुलाम थे, जब कई तरह के, जब हिंदुओं का बर्बर नरसंहार होता था, 1200 वर्षों तक हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। उस नरसंहार की चर्चा कोई नहीं करता। लेकिन जो हिंदू, भाई बहुत, अगर कोई हिंदू करता है कि बहुत धार्मिक हो गया, तो क्या करने लगता है? वो जाके ध्यान में बैठ जाता है, मंदिर में बैठ जाता है, भगवा कपड़े पहन के बाहर निकल जाता है। और जरा इसी के बरक्स सोचिए कि कोई भी अब्राहमिक मजहब वाला अगर वो मजहबी हो जाए तो वो क्या करेगा? वो सर तन से जुदा करेगा, वो आपको राइस बैग देगा, और वो वही करेगा जो अभी इजराइल गाजा में कर रहा है, क्योंकि वो भी ले देकर अब्राहमिक धर्म ही है। धर्म तो खैर नहीं है, धर्म नहीं है, अब्राहमिक जो भी है, सेट है, कल्ट है, संप्रदाय है। ये जो हिंदुओं पर हिंदी पट्टी पर प्रहार हो रहा है ना, ये हिंदी पट्टी पर प्रहार नहीं है, ये सनातन पर लगातार प्रहार है। और ये तब से चला आ रहा है, ये 1770 में भी चला। इनके बाप दादा, इनके जो वैचारिक पुरखे हैं, मुगल, उसके बाद आए अंग्रेज, 1200 वर्षों से ये सनातन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। जब तक मनुष्यता बची है तब तक सनातन बचेगा, क्योंकि सनातन नहीं रहेगी तो मनुष्यता तो खत्म हो जाएगी। आप आज देखिए, कोई भी सनातनी देश, यानी एक केवल नेपाल कुछ दिन पहले तक था और इन विषधरों ने उसे भी सो कॉल्ड मार्क्सवादी और क्या क्या बना दिया। उसके अलावा आप दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए, कितनी मारकाट, कितनी नफरत, कितना जहर। और मैं अगर बहुत धार्मिक बनूंगा, आप अगर बहुत धार्मिक बनेंगे तो क्या करेंगे? कंठी माला ले लेंगे, मांसाहार त्याग देंगे। और कोई अगर अब्दुल बहुत धार्मिक बनेगा तो वो एक खास तरीके से जिबाह करेगा, और उसको करना होगा क्योंकि ये उसके लिए सुन्नत है, और वो कुरानिक वर्ष पढ़ते हुए ये करेगा ना। तो सनातन मिट नहीं सकता है, ये इसीलिए इनकी खीज है। और ये बार बार टेस्टिंग द वाटर्स करते हैं। इसीलिए आप देखिए, हैदराबाद में टी राजा 3 बार से उस जहरीले ओवैसी की छाती पर चढ़कर, लोट कर और जीत रहे हैं। तमिलनाडु में इस बार अन्नामलाई की क्या चल रही है मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन डीएमके का जो ये प्रलाप चल रहा है, ये शायद उसी डर से है, उसी भय से है, उसने हवा का रुख भांप लिया है। केरल में ये लीगी और ये ईसाई मिलके दोनों भी सनातन को नहीं मिटा सके। बंगाल में भाजपा घुस चुकी है, बंगाल में इस बार तो तेलंगाना में उसने 10-11 सीटें ले ली हैं। तो मतलब दक्षिण में दक्षिण वाले वोट नहीं देते हैं, दक्षिण वाले नहीं करते हैं, भाई नहीं करते हैं। और दक्षिण में जब आना होगा उसको, कभी 2 सांसदों की पार्टी थी ना। और अटल जी ने कभी कहा था, श्रद्धेय अटल जी ने, कि आज जो आप कर रहे हैं एक दिन वक्त आपको बताएगा।
और कमल खिलेगा। तो मेरा बस इतना कहना है कि ये पूरे सनातन पर प्रहार है, पूरे हिंदुस्तान पर प्रहार है, क्योंकि इनके बयान देखिए। अब इतना ही नहीं, एक और पैटर्न है जिसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप भी बोलें। फिल्मों से ये जहर शुरू हुआ, जब से उर्दू वुड शुरू हुआ। राम तेरी गंगा मैली, काहे बे? राम की गंगा क्यों मैली होगी? जो गंगा सबको शुद्ध पावन कर देती है वो गंगा मैली हो गई। हीरोइन का नाम रख दिया ससुरे राज कपूर ने। अब्दुल चाचा हमेशा बढ़िया रहेंगे, वहां से ये जहर आया। उसके बाद इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन सनातन अभी भी टिका हुआ है। और ये इन लोगों की सबसे बड़ी विफलता है, खासतौर से सोनिया माइनो के 10 साल के शासनकाल में नहीं कुछ हो पाया। और सनातन ने वापसी की तो इतनी जबरदस्त तरीके से कि आज इनके पुराने पुराने गढ़ और मठ जाने वाले हैं। और गढ़ और मठ ही क्यों जाते हैं? चर्च क्यों नहीं जाते हैं? मस्जिदें क्यों नहीं जाती हैं? आप सामान्य बातचीत में देखिए, अभी मेरे मुंह से भी निकल गया, सारे गढ़ और मठ तोड़े जाएंगे। काहे तोड़े जाएंगे भाई? सारे चर्च क्यों नहीं तोड़े जाएंगे? सारी मस्जिदें क्यों नहीं तोड़ी जाएंगी? हिंदुओं के हर एक प्रतीक को आप देखिए, कितने ये बदमाश हैं, कितने जहरीले हैं ये और इनका पूरा खानदान, पूरा जो इनका इंडी अलायंस है। हिंदू ग्रोथ रेट, अगर कोई बहुत कम प्रगति कर पा रहा है तो हिंदू ग्रोथ रेट है। हर एक जो भी चीज निगेटिव है उसको हिंदुओं से जोड़ दो कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। ऐसे कई प्रतीक और कई ऐसे बिंब हैं। आप देखिए ना, गोरख धंधा जैसे शब्द को किस तरीके से और कहाँ ले जाके प्लेस किया, तो ऐसे तो तमाम उदाहरण है। अच्छा, एक विशुद्ध राजनीतिक बात, क्योंकि देखिए, कांग्रेस हो चाहे दक्षिण की डीएमके हो, चाहे मतलब स्टालिन का ये पूरा कुनबा हो, ये सारा कुछ किसी धर्म की स्थापना के लिए लोग नहीं कर रहे हैं, न किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए कर रहे हैं। कुल मिला के जितना जमा खर्च है, सारा हिसाब किताब इनकी राजनीति के लिए है, सत्ता के लिए। अब अगर कांग्रेस आज के समय में हिंदी पट्टी बनाम दक्षिण पट्टी ये करने पर उतारू है, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये कह रहे हैं कि साहब, क्योंकि राहुल का वो याद कीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे साउथ के लोग ज्यादा समझदार लगते हैं, यानी समझदारी पर भी सवाल उठाया था राहुल ने। बहरहाल, ये उसी समय तय कर दिया गया था कि ये दोबारा अमेठी का मुंह शायद न देख पाए, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें अलग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है और 2024 का चुनाव आपके सामने है, आप कोई अमेरिका का चुनाव तो लड़ने नहीं जाएंगे, आप लड़ेंगे तो इसी भारत का चुनाव लड़ेंगे ना। तो कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर और राहुल गांधी उस पर लदे हुए उनके नेता के तौर पर, अगर हिंदी पट्टी को दक्षिण पट्टी से ये अलग करना चाहेंगे, जहां दक्षिण पट्टी में आपने कहा कि ये खुद कहाँ है, दूसरों के कंधे पर थोड़ा बहुत सवार है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, वहां पर जो चीज है वो है। लेकिन आप ये बताइए कि हिंदी पट्टी के नॉर्थ के इतने बड़े स्टेट्स, जहां मध्य प्रदेश आता है, जहां उत्तर प्रदेश आता है, जहां छत्तीसगढ़ आता है, जहां बिहार आता है, जहां पंजाब आता है, जहां मध्य प्रदेश आपके हिमाचल आता है, यहां से जितनी संसद सदस्यों की संख्या है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके क्या कांग्रेस अपना कोई राजनीतिक भविष्य देख रही है चुनावी रूप से? पहली तो ये। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की एक मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज कही। उन्होंने कहा कि ये एक जो दूसरा कार्ड ये खेले थे ओबीसी वाला, जो जाति कार्ड, जो कि तीनों राज्यों में फेल हुआ इनका, तो उसमें प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, किसी पब्लिक मीटिंग का ही था वो, तो प्रधानमंत्री उसमें बोलते बोलते ये कहते हैं कि साहब, आप ओबीसी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हो, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस साउथ की लोकसभा सीटें कम करना चाहती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर। वो बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने कही कि जनसंख्या नियंत्रण पर साउथ के प्रदेशों ने अच्छा सहयोग दिया है राष्ट्र को। तो इस हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ पूरी हिंदी पर गाली देके आप कौन सी राजनीतिक परिपक्वता
का जो है वो नुमाइश पेश कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस केवल मोदी को ट्रोल करने भर की ही ताकत रह गई है क्या 2024 में? इसके अलावा, क्योंकि कोई भी एक समझदार नेता एक बड़ी हिंदी पट्टी को गाली दे ही नहीं सकता है चुनाव के अनमुहाने पे, तो कौन गरिवा रहा है कांग्रेस? मैंने आपको 3 शब्द कहे थे, अनपढ़, बेपढ़, कुपढ़, जाहिल, 4 शब्द कहे थे। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह पंक्ति मैं हमेशा याद रखता हूं। अव्वल बात तो यह है कि इन बेपढ़ों को कुछ पता नहीं है। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि दक्षिण में सनातन को नहीं देखना है। तमिलनाडु के मंदिरों की भव्यता, मीनाक्षी मंदिर से लेके मदुरई तक के और महाबलीपुरम के, दक्षिण ने ही तो बचाया था सनातन की भव्यता को। उत्तर में तो इतने हमले हुए, ये हमलावर इतने घुस गए कि इन्होंने लगभग खत्म कर लिया था। वो तो भला हो भक्ति आंदोलन का, सूरदास का, कबीर दास का, कि उन्होंने राम और कृष्ण को फिर से जनमानस में कहा कि बेटे तुम इनकी संतानें हो, तुम इन विदेशी हमलावरों से घबरा कर क्यों भाग रहे हो। और तब हिंदुओं ने प्रतिकार किया, शिवाजी आए, रणजीत सिंह आए, वगैरह वगैरह। इन गधों को ये भी पता है, आज जो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, कि 1770 से 1890 तक गौ रक्षा समिति के लिए कौन लोग काम करते थे? उसमें सिख थे, कूका थे और नामधारी। उसके बाद आर्य समाज ने उस आंदोलन को लिया और उसके बाद वो तमाम देश में फैला। अब इन गधों से तो मुझे बात तक करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता है। और हाँ, इनके मन में जहर है। इनके दिमाग में ये प्लानिंग थी कि भाई मान लीजिए 17-18% मुस्लिम वोट हो गया, इधर उधर का। क्यों ये बार बार जातियों की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है 80% जहां होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं और प्रजातंत्र है। इसलिए ये बार बार ऐसी बयानबाजी करते हैं। ये बार बार अभी फिर से ये सारे विषधर मिल जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार और ममता की बोली बदलने लगी है। ये सारे जहरीले, भ्रष्टाचारी, सनातन से द्वेष रखने वाले जितने भी हैं, ये सब फिर इकट्ठा होंगे, लेकिन इनकी कोई कोशिश अब चलेगी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ भाजपा की या मोदी की या किसी की बात नहीं कर रहा हूं। इस बार के चुनाव ने यह भी दिखाया है कि अमूमन एक हिंदू अब यह समझने लगा है कि वह अगर हिंदू होकर नहीं करेगा तो वह बचेगा नहीं, और उसकी हालत भी यहूदियों की तरह हो जाएगी कि अपने ही स्थान से उसको दर दर भटका दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि भाई तुम हम पर कब्जा कर लिए हो और तुम ही हमको मार रहे हो। और इजराइल तो इतना ताकतवर या जो भी कहिए, या चतुर, या जो भी, जो उसने रिटेलिएट किया, तब तो उसको इतनी सफाई देनी पड़ रही है। बार बार वीडियोस और बार बार ये, और हमास के आतंकियों ने जो कुछ किया है। हिंदू कहां जाएंगे? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये प्रतिकार है हर एक जगह से, एक एक जगह। राजस्थान में बाबा बालकनाथ का आना प्रतिकार है। राजस्थान में करनी सेना का सपोर्ट कम होना प्रतिकार है। हिंदुत्व और सनातन जब तक एक नहीं होगा, उसे पता है कि भैया कोई नहीं है तुम्हारे साथ। क्योंकि 1200 वर्षों तक जिस कौम पर, जिस नस्ल पर, जिस संप्रदाय पर, जिस समुदाय पर अगणित अत्याचार हुए, छोड़िए यार 30-40 करोड़ की बात मत कीजिए, 1192 ईस्वी से इस देश ने हमला झेला है। और किसने झेला है? हम लोग तो कहीं नहीं गए थे भाई। चोल वोल गए भी तो बेचारे श्रीलंका तक गए, या हम कहां तक फैले हुए थे भाई? हम थाईलैंड तक थे, हम इंडोनेशिया में थे, और कहां तुमने हमको भेज दिया? ठीक बात। और कांग्रेस ने एक पाकिस्तान नहीं बनाया है अवनीश भाई। कांग्रेस ने इस देश के अंदर कम से कम 4-5 पाकिस्तान बना रखे हैं। बिल्कुल। और आपने अभी तो, भी आप 4-5 पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा अपनी चर्चा में ये कहते हैं कि उसने शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले, गाजा पट्टियां विकसित कर दिया है।
और संभवतः कल यही वजह थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब नेहरू के ब्लंडर्स गिनाए तो बड़ी मिर्च लगी इन लोगों की। बहरहाल इनकी बातचीत से, पूरी कवायद से ये बात तो बिल्कुल साफ लग रही है, इन 5 विधानसभा चुनाव में जैसे 3 बड़े राज्यों में एक वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है। आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है कि हिंदू बहुसंख्यक ये समझने लगा है कि उसको एकीकरण की आवश्यकता है, और जितना ये मजबूत हो रहा है उतना ही ज्यादा घबराहट, शाही, नफरत, जहरीले बोल सामने दिखाई देते हैं। चाहे वो स्टालिन का परिवार हो और चाहे ये राजकुमार हो, जो अपनी पार्टी का खुद सत्यानाश करने पर उतारू है। न तो ये राजनीतिक परिपक्वता है साउथ बनाम नॉर्थ करने का, न ही ये कोई सांस्कृतिक परिपक्वता है। तो कुल मिला के कांग्रेस एक बार फिर अपने उसी नकारात्मक कलेवर में ढलती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच मुझे लगता है दर्शकों कि जो सबसे शुभ बात है, हालांकि ये बिल्कुल शुरुआत है, बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक को खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा। उसने खड़ा होना शुरू किया है, बकैया चल रहा है, अब उसे मजबूती से छाती फुला के चलना होगा। 2024 का मुहाना है। जिस तरीके से 3 राज्यों में, मैं बात 3 राज्यों की नहीं होती है, 3 राज्यों में सरकार बना लेने की नहीं होती है, लेकिन राजस्थान जैसा राज्य जहाँ बहुसंस्कृति है, जहाँ इतनी जातीय विविधता है, वहां से ऐसे संकेत आना, 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद मध्य प्रदेश से ये संकेत आना, बिल्कुल नाउम्मीद लग रहे छत्तीसगढ़ से इस तरह का संकेत आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रही बात तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की, तो वहां कांग्रेस जीती नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय दल ने अपनी औकात घटाई है, खोई है। भाजपा ने अपने को दोगुना किया है। तो ये इस तरह की कुल बात है, लेकिन भाव ये है कि सनातन पर ये आक्रमण, चाहे वो भाषा के नाम पे हो, चाहे वो संस्कृति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, यह सब केवल इसलिए हो रहा है कि सनातन मजबूत दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, और सनातन की एक अ, जागरण परंपरा जो 2014 से शुरू हुई है, जिसका राजनैतिक अर्थ तो सीधे-सीधे निकल के आ रहा है। 2014 में निकला, 2019 में निकला, 2024 में भी निकलेगा, और ये राजा महाराजाओं का दौर नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपनाया है, अगर हमें अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को मजबूत करना है, उसको उभार लाना है, तो निश्चित रूप से राजनैतिक सत्ता ही आवश्यक है, और सिर्फ आवश्यक नहीं बल्कि उसका लगातार बने रहना आवश्यक है। कुल मिला के सनातन का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि एक ऐसा राजनेता भारत का नेतृत्व कर रहा है जो खुल के और बड़े गर्व के साथ अपने आप को सनातनी कहता है, और न सिर्फ कहता है बल्कि सनातन के मूल्यों को जीता है। बालोक भाई, इस बातचीत से हमें उम्मीद है कि एक दृष्टि, और आपने कई दिन से हो गया था जब आपके प्रिय पात्र राहुल गांधी पर मैंने आपसे कुछ बात नहीं कर पाया था, तो मुझे लगा दर्शकों की व्यालोक जी के प्रिय पात्र राहुल गांधी पे बात जरूर कर लेनी चाहिए, वो भी इनके श्रीमुख से। व्यालोक भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, और इसी के साथ आइए दर्शकों से लेते हैं विदा। दर्शकों, हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। आज के इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।